आज इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में अभी तक आए हुए हैं या आने की संभावना है उस पर चर्चा और विश्लेषण करेंगे। मित्रों, इसके पहले एक पहला वीडियो जो बना था उसमें हमने प्रस्तावना के बारे में चर्चा किया था और प्रस्तावना से संबंधित जो शब्द आए थे उन पे हम लोगों ने विश्लेषण किया था और जाना था और समझा था। आज उसी का ये दूसरा भाग है। उस वीडियो में हमने प्रश्नों की चर्चा नहीं की थी। यहाँ पे हम प्रश्नों को ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप कोई भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो सिविल सेवा की हो, एसएससी की हो या रेलवे की परीक्षा हो या छोटी परीक्षाएं हो, वहां से आप इन सारे प्रश्नों को करने के बाद प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। लेकिन यहां शुरू करने से पहले एक अनुरोध है आपसे कि आप अगर इसका पहला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तथ्यात्मक प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी, लेकिन जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक इन प्रश्नों को आप बार बार भूलते रहेंगे और एक स्तरीय एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप इनके कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखें। तो हम यहाँ पे प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित थोड़ा सा संक्षेप में उन बातों को भी करेंगे उससे संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं। हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया है वो है, प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उद्देशिका। प्रस्तावना का एक नाम और भी है उद्देशिका। अब ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं, इसी से संबंधित है और यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को और आपके समझ में भी आ जाएगा। ऐसा हुआ कि जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान में एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। उस उद्देश्य संकल्प को बाद में प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में स्वीकार किया गया था। जो संविधान सभा की कार्रवाई, आगे की कार्रवाई उद्देशिका के बाद ही शुरू होती है। अतः यहाँ पे संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं, एक कारण तो ये है और दूसरा एक कारण ये भी है कि प्रस्तावना हमारे आगे के जो लिखित दस्तावेज संविधान है उसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी देता है। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। और एक प्रश्न यहां से और भी उठता है कि ये उद्देशिका किसके द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? ये भी इसी का पार्ट है। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, इसलिए हमने तीनों प्रश्नों को अलग अलग क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। अभी हमने बताया उद्देशिका सबसे पहले संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा बनी कब थी, गठन पहली बार कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। फिर 22 जनवरी 1947 को उसको मान लिया जाता है। तो यहां पे देखिए, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उद्देशिका नाम से जाना जाता है। उद्देशिका क्यों कहते हैं? तो हमने दो कारण बताए। एक तो ये संविधान के उद्देश्यों को बताता है, संविधान के उद्देश्यों को बताता है, और दूसरी चीज हमने बताया
कि जब संविधान सभा का कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और बाद में उद्देश्य प्रस्ताव की जो भावनाएं थी उनको हमने प्रस्तावना में स्थान दिया। तो अब एक फैक्ट यहां से निकलता है, कब संविधान सभा किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था। तो कब प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। फिर एक प्रश्न यहीं से और बन जाता है, कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया है, 22 जनवरी 1947। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आते हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। या इसको इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहां से लिया गया। कहां से लिया का मतलब कि किसका अनुकरण किया गया कि संविधान में प्रस्तावना भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो यहां पे अमेरिका संविधान उसका उत्तर होगा, क्योंकि सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में बनता है और वहां पे जो संविधान निर्माती सभा थी उन्होंने प्रस्तावना के विषय में विचार किया कि संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए और उसके बाद फिर अन्य देशों के संविधान में भी इस प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था और भारत के संविधान में भी प्रस्तावना को शामिल किया गया। अब अगले प्रश्न में देखें, यहां पे उत्तर लिख लेते हैं। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में उद्देशिका को सम्मिलित किया गया या कहां से लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से, अमेरिका की संविधान से। और ये बात आप फैक्ट को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले लिखित संविधान जो बना वो अमेरिका में ही बना था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रस्तावना में गणराज्य, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दों का क्रम क्या है। तो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना में गणराज्य, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दों का क्रम क्या है। अच्छा एक मिनट, यहां क्वेश्चन नंबर 5 वो छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का प्रभाव है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तावना में गणराज्य, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दों का क्रम क्या है। अब यहां पे आप देखिए, ये प्रस्तावना के जो शब्द हैं डायरेक्ट वहां से प्रश्न पूछा गया और कई बार प्रश्न पूछा गया, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि आईएएस में भी कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं और पीसीएस में भी कई बार आ चुके हैं। तो इसको अगर आपको प्रस्तावना याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको प्रस्तावना याद नहीं है और आप एक गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप प्रस्तावना जरूर याद कर लें, क्योंकि वहां से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं और अधिकतर स्तरीय, उच्च स्तरीय आईएएस और पीसीएस के परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको प्रस्तावना
के जो शब्द हैं, जो लाइनें हैं, वो याद ही होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसका क्रम क्या होगा? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, पहला क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, अगला होगा समाजवादी शब्द पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, आगे आप जानते हैं, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही आवश्यक है। और एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हमने सारे शब्दों की व्याख्या की है और वो आपको संविधान में समझ विकसित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप संविधान की समझ विकसित नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बाद में भार हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा किया, वास्तव में प्रश्न तो आपको यहां से मिल जाएंगे, आप इसको पढ़ लेंगे, आपके कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएंगे। लेकिन आपको चीजें समझ नहीं आएगी, समझ जब विकसित नहीं होगी तो आपको यही पोलिटी आपको बहुत कठिन लगने लगेगी बाद में। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत ही रटने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही नीरस है। उसका कारण यही है कि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो व्याख्या शब्दों की, कुछ शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लोग समझते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने में लग जाते हैं और याद करके लिखने में उससे होता क्या है, आंसर गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आपके कॉन्सेप्ट फैक्टों को जोड़े रखते हैं, वो एक सीमेंट का काम करते हैं। तो एक बार आप उसको याद करके लिख लीजिएगा, आपके लिए संविधान समझना आसान हो जाएगा और कई प्रश्न आपको वहां से डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो हम लोग कहां पे थे? प्रस्तावना को संपन्न शब्दों का क्रम क्या है? तो संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पे मन लिख लीजिए, संपूर्ण प्रश्न नंबर 1 पे है, समाजवादी 2 पे है, पंथ निरपेक्ष आपका 3 पे है और लोकतंत्रात्मक ये 4 पे है और ये 5 पे है। उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रस्तावना में भारत कितनी बार आया है? भारत, ये भी क्वेश्चन आ चुका है और ये भी क्वेश्चन देखिए, आप प्रस्तावना अगर आपको याद है तो उत्तर आप आराम से दे देंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, तो यहां इसके बाद भारत का उपयोग नहीं हुआ है, तो भारत शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है? भारत कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार भारत का प्रयोग हुआ है। तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले, कहां नीला है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रस्तावना के लाइनों से, कितने प्रकार की न्याय की बात कर रही है? इनके समस्त नागरिकों को, अभी हम बोल रहे थे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए
कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की न्याय की बात हो गई है। तीन प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता व समानता की बात की गई है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है? अगर आप उसी क्रम में हम भारत के लोग पढ़ते जाएंगे तो आप इसको पढ़ते आगे जाएंगे तो आपका आगे इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। तो कितने प्रकार की, अगर आप इसको गिने, इसको पहले आप लिख लीजिए फिर उसके बाद गिनते हैं इसको। कितने प्रकार की न्याय के, ये हो चुका है प्रश्न नंबर 9। कितने प्रकार के स्वतंत्रता व समानता की बात की गई है? तो स्वतंत्रता यहां कितने प्रकार की हो गई है? आप जरा इसको लिखिए। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं विचार, अभिव्यक्ति, विचार 1 हो गया, अभिव्यक्ति 2, 3 विश्वास, धर्म 4 एवं उपासना 5 हो गया। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। फिर अगला इसी में प्रश्न देखिए जुड़ा हुआ है, समानता की बात। कितने प्रकार की समानता हमने यहीं पे लिख दिया हुआ है। अवसर 1 हो गया, अवसर 1 एवं प्रतिष्ठा 2। अवसर और प्रतिष्ठा की समता, यानी 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 प्रकार के समता की बात की गई या समानता की बात की गई है। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता किस देश की क्रांति से प्रेरित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां पे उत्तर बताने से पहले मैं थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, थोड़ी इसके पृष्ठभूमि में बता रहा हूं। आधुनिक समय में जो महान घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं जो पूरे विश्व पे जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, उसमें एक घटना थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, इसे बुजुर्गों क्रांति भी कहते हैं, मध्यम वर्गों की क्रांति थी। इसमें राजतंत्र को हटा के प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया गया था और इसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा भी दिया गया था और इस नारे को से पूरा यूरोप प्रभावित हुआ था और उसके बाद नए नए विचार भी आए थे और फिर बहुत से लोकतांत्रिक देशों ने इस शब्दों को स्थान अपने संविधान में कहीं ना कहीं दिया है। तो प्रस्तावना की समानता, ये क्वेश्चन नंबर 10, बंधुता किस देश की क्रांति से प्रेरित है? तो किस देश की क्रांति से प्रेरित है? एक फ्रांस देश की क्रांति से प्रेरित है। ये क्रांति 1789 से 99 तक चली थी
पूरे विश्व को इसने राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से काफी आंदोलित किया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। सबसे पहले किस केस अपवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है? पहले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी। वास्तव में इस बात का संविधान बनने के बाद लगातार विवाद चल रहा था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए या ना माना जाए। और जब से संविधान बना वहां से लेके 1973 केशवानंद भारती का जब निर्णय आता है, वहां तक प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था। इससे पहले मुंबई का केस आया था और भी अन्य केस, शंकरी प्रसाद का केस आया था, गोलकनाथ का केस आया था। उस सब में इस बात की चर्चा की गई थी कि प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण तत्व जरूर है जो संविधान के मार्गदर्शन का काम करता है, लेकिन वो संविधान का भाग नहीं है। अगर संविधान का भाग नहीं है तो फिर संशोधन का सवाल भी नहीं उठता है। लेकिन केशवानंद भारती बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसमें कई चीजें आई हैं और प्रश्न सिविल सेवा IAS और PCS में लगभग हर साल या दूसरे साल प्री या मेंस में इस प्रश्न को किसी न किसी प्रकार से पूछा जाता रहा है। तो किस बात में, पहले हम उत्तर लिख लेते हैं। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया तो ये केशवानंद भारती बात था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये 1973 में निर्णय आया था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं अभिन्न भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अधीन। लेकिन यहीं से एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय निकला कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। केशवानंद भारती के बाद में कहा गया कि हम संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे का, जो संविधान का मूल ढांचा, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो यहां से केशवानंद भारती के केस में मूल ढांचे का भी सिद्धांत आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक प्रस्तावना में कितने संशोधन किए जा चुके हैं और कब? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। अब तक प्रस्तावना में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो जब 73 का केशवानंद भारती का निर्णय आ गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो 1976 में संशोधन किया गया। तो 1976 में संशोधन किया गया और एक बार ही किया गया। 1976 में एक बार संशोधन किया गया जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यहां पे आप देखिए, ये 42वां संविधान संशोधन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन था ये। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजों का संशोधन हुआ था। बार बार क्वेश्चन आता है यहां से भी। इस पे अभी आगे और भी चर्चा होगी, केशवानंद भारती और 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ। अभी आप यहाँ पे इतना ही देखिए। संविधान के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, अभी हमने आपको बताया कौन कौन से शब्द थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 3 शब्द थे ये, और इन शब्दों की व्याख्या हमने पहले वीडियो में
कर दिया है, उसे जाकर आप अगर ना देखें जरूर देखिएगा। और वहां पे आप चैनल को, YouTube चैनल के नीचे जो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। यहां पे अभी जो है ये 13 क्वेश्चन हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस पैराग्राफ में जोड़ा गया है? प्रस्तावना के किस पैराग्राफ में जोड़ा गया है? तो यहां पे लिख लीजिएगा एक शब्द, 15 शब्द प्रस्तावना के किस पैराग्राफ में जोड़ा गया है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में अगर आप देखेंगे तो कुल 8 पैरा हैं, और 8 पैरा के पहले पैरा में 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए हैं उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वो पहले पैरा में जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 15 पे आइए, अखंडता किस पैराग्राफ में जोड़ा गया है? तो अखंडता वो 6वें पैराग्राफ में जोड़ा गया है, ये पहले पैराग्राफ में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में कुल कितने पैराग्राफ हैं? तो कुल पैराग्राफ एक बार फिर से ध्यान से आप देखिएगा, कुल 8 पैराग्राफ है। कितने पैराग्राफ हैं? 8 पैराग्राफ है। प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई? आप प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो अंतिम लाइन में आप देखेंगे तो वहां तिथि लिखा है, और तिथि क्या लिखा हुआ है? 26 नवंबर 1949, और उसका बगल में हिंदी में तिथि दिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद किस प्रकार का है? हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समाजवाद के कई प्रकार होते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद, फेबियन समाजवाद, बहुत से प्रकार हैं समाजवाद के। हमारे देश में जो समाजवाद लिया गया है वो मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है, बल्कि समाजवाद का जो लक्ष्य है यानी समता की स्थापना करना, वो है आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समाजवाद स्थापित करेंगे। यानी लोकतांत्रिक समाजवाद का ये रूप लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रकार है हमारे जो प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। मार्क्सवादी समाजवाद इसके विपरीत होता है, वो मानता है क्रांतिकारी साधनों के द्वारा और पूंजीपतियों को उखाड़ के फेंक के समाजवाद साबित करने की बात करता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रमों के द्वारा समाजवाद की स्थापना की बात की गई है। तो इस समाजवाद का रूप क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसको और स्पष्ट लिख लीजिएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद। फिर कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं स्टेटमेंट से संबंधित, कथन से संबंधित, कि उसके प्रस्तावना के बारे में लोगों ने, विद्वानों ने क्या कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 कथन है, इसको आप देख लीजिए। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला। K.M. मुंशी ने। फिर एक महत्वपूर्ण कथन है और इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं
कि प्रस्तावना को संधान की आत्मा किसने कहा है। कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन होती है कि मूलाधिकार का हमारा एक भाग है संवैधानिक उपचारों का भाग अनुच्छेद 32 में, उसको भी आत्मा कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। और लोग इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर किताबों में भी कहीं कहीं गलत लिखा हुआ है। संविधान की आत्मा को, इसको प्रस्तावना को कहा गया है, ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। ठाकुर दास भार्गव। उन्नीस क्वेश्चन हो गए हैं। अगर इसको भी स्टेटमेंट आप ले लीजिए तो 22-23 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रस्तावना से संबंधित। ये प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न ही लगभग अधिकतर आए हैं, बार बार रिपीट भी हुए हैं और इसी के आने की संभावना भी रहती है। तो हमारा प्रस्तावना चैप्टर, भारतीय संविधान का जो है भाग प्रस्तावना, वो समाप्त होता है। उस पर हमने कॉन्सेप्ट भी चर्चा कर लिया पहले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लिया। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर इसमें आपको कोई प्रश्न पूछना है या किसी तथ्य में आपको दिक्कत है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप एक सकारात्मक सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि इस वीडियो में और सुधार किया जा सके। धन्यवाद।